पहले बोले कि देखो प्रेम 4 प्रकार का होता है। पहला प्रेम होता है विवाह के बाद। इतना हंसी मत, आपके पेरेंट्स आमतौर पर इसी परंपरा के लोग हैं। आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स ने प्रेम विवाह किया था, मतलब विवाह से पहले प्रेम था, अफेयर था, उसके बाद शादी हुई थी? ऐसे लोग 1 2 3, 3 4 ही है। बाकी सबका विवाह के बाद प्रेम हुआ, सीधी सी बात है। तो इसमें आप लोग इतना हंस रहे हैं ना, यूरोप के लोग तो बहुत हंसते हैं इसको सुन के, लेकिन भारत में तो ऐसा होता ही रहा है। तो विवाह कैसे हुआ था कि लड़की के फूफा और लड़के के फूफा ने एक दूसरे से बात की और दोनों को लगा कि ठीक रहेगा, तो दोनों फूफाओं के मिलने से तय हुआ कि ये दोनों साथ में विवाह करेंगे और रहेंगे साथ में। एक और सड़ू आदमी होता है मौसा, ये 2 लोग जो होते हैं, फूफा मौसा जीजा, ये 3 सबसे, ये तीनों बाहर से आते हैं ना असल में, और दामाद भी। हाँ, मामा नहीं, मामा ठीक रहता है। ये जो लोग हैं ये बाहर से आए होते हैं और इनके लिए बहुत वैल्यू नहीं होती है, तो ये घर में थोड़ा विघ्न पैदा करते हैं। तो शादी आमतौर पर सबकी ऐसी तो होती थी, मतलब आप अपने पेरेंट्स से भी प्यार से पूछो अकेले में कि पापा सही से बताओ क्या मामला था, पूछ लेते हो कि इतना रहता है ना, हाँ तो पूछ लीजिए क्या दिक्कत है। फिर पापा बहुत राज की बात बताएंगे, बेटा शादी सेट हो गई थी पर मैंने मेले में देख लिया था छुप के एक बार मम्मी को, ऐसा कुछ बताएंगे। इसके आगे नहीं बता पाएंगे, ये नहीं कहेंगे पहले अफेयर था हमारा, हम साथ में घूमते थे, बात फैल गई, फिर बात आगे बढ़ी तो शादी हुई, ये सब नहीं बताएंगे क्योंकि ये सब हुआ ही नहीं। अब अगली जनरेशन में, जैसे आप लोगों की जनरेशन में ये मामला 50-50 टाइप का हो जाएगा। 3-4 जनरेशन बाद फिर इतिहास में आएगा कि पहले विवाह का एक प्रकार ऐसा भी था जो फूफा द्वारा फूफा से मिलके हुआ करता था जिसमें प्रेम विवाह के बाद होता था। तो बाद में इतिहास की बात हो जाएगा, अभी तो यही। तो विवाह के बाद प्रेम, और शुक्ल जी इसके बारे में बोलते हैं ना, उनकी आंखें भर आती है कि सच्चा प्रेम तो यही होता है। तो विवाह के बाद दोनों मिले, फिर दोनों में परिचय हुआ, प्रेम हुआ, जीवन के संघर्ष साथ में किए। जीवन के संघर्ष यानी जेठ से संघर्ष, ननद से संघर्ष, सारे संघर्ष साथ साथ मिलके हुए। रोजी रोटी का संघर्ष, घर बनाने का संघर्ष, सब साथ में किए। तो इस प्रकार परिचय से शुरू हुआ, संघर्षों से आगे बढ़ा, और ये बड़ा गहरा प्रेम होता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग बड़ी गहरी होती है। जैसे गिला कहानी की नायिका बोल रही है कि ये ऐसे हैं, वैसे हैं, कैसे हैं, वैसे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम दोनों के जो पुर्जे हैं ना, घिस के ऐसे हो गए हैं कि अब बहुत अच्छा पार्ट चलेगा नहीं, कोई बहुत बढ़िया मशीन मिलेगी तो चलेगी नहीं, अब तो इसके साथ ही मामला चलेगा। घर्षण इतनी मुश्किल से खत्म होता है, नई मशीन जब भी घर्षण तो होगा ही होगा, तो यहाँ घर्षण इतना मुश्किल से खत्म हुआ है, तो अब इसी को आगे बढ़े, ये वाला रास्ता। दूसरा है कि प्रेम पहले, किंतु प्रेम की परिणति विवाह में हो जाती है। पहले वाले के एग्जाम्पल रामायण में राम सीता का प्रेम मान लीजिए। पहले वाले रामायण में वो दृश्य नहीं दिखता कि जनक वाटिका में सीता परेशान हो रही है, राम ने उनको ततैये से बचा लिया है, या ऐसा कोई दृश्य, और सीता के मन में आ रहा है हा इतना सोना मुंडा है, काश यही उठा ले धनुष। ये तो रामचरितमानस में है पहली बार। तो इसको आप रामचरितमानस के राम सीता का प्रसंग मान सकते हैं। वहां भी था धनुष का ही मामला, ऐसा प्रेम नहीं था, लेकिन सीता के मन में बड़ी गहराई से भाव आ गया था कि काश राम से विवाह हो जाए। राम के मन में तो था ही, इसीलिए वहां तक गए थे धनुष उठाने के लिए। तो उसमें संकेत है प्रेम विवाह का। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला का जो मामला है, पहले प्रेम है फिर विवाह है, तो इस तरह का संकेत हो। ये 2 तो हो गए सामान्य। तीसरा होता है राजाओं के अंतःपुर में होने वाला प्रेम। अंतःपुर का मतलब है कि पूरा हरम बना रखा है, उसमें 50, 100, 500, 5000, 10,000, 20,000 पत्नियां रहती हैं, और राजा जी 6 महीने 2 महीने में एक बार आ जाते हैं और सब पत्नियों से मिल लेते हैं, सबको सेमिनार लेते हैं, सबका एक साथ बिठा के कि आज 500 पत्नियों से बातचीत की जाएगी, फिर 501 से 1000 तक की पत्नियों से कल बातचीत की जाएगी। उस तरह से सेमिनार ही होता होगा कैसा प्रेम होगा। तो ये वाला प्रेम जो होगा, ये प्रेम बहुत पवित्र किस्म का है, बड़ा गंदा किस्म का प्रेम है।
इसमें एक निष्ठता नहीं है। और दूसरा, ऐसे अंतःपुरों में जहां ये तय है कि राजा का प्रेम है ही नहीं, वहां विचार की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती होंगी। तो ये प्रेम थोड़ा गड़बड़ किस्म का प्रेम है, इसका सम्मान नहीं। शुक्ल जी ने केवल बताया कि इतने प्रकार का होता है। और चौथा कह रहे हैं ऐसा प्रेम जो गुण श्रवण या स्वप्न दर्शन आदि से शुरू हो जाता है। स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन आदि से शुरू हो जाता है कि तोते ने बताया कि पद्मावती ऐसी है, ऐसी ऐसी है, राजा जी हो गए बेहोश और उसके बाद से प्रेम करने लगे। आपने भी ऐसे पीस देखे होंगे जो बोलते हैं ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय। किसी शायर की गजल, किसी शायर की काऊ, ड्रीम बाऊ, ऐसा कुछ। तो अगर कोई ऐसा बेवकूफ टाइप का इंसान मिले जिसको किससे प्यार करते हो, तो ये मत पूछो प्यार करता हूं, बड़ा गहरा, कौन है, बस है, अमूर्त है, ये छायावादी चेतना का इंसान है। धूप आएगी सब ठीक हो जाएगा, अभी छाया ज्यादा है। तो इस तरह का प्रेम अगर आप देखें, चित्र देख के फिर भी समझ में आता है हल्का फुल्का। हालांकि फिल्टर आजकल लगे तो चित्रों पे कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन ऐसा होता है कि फोटो देखिए और आप मुग्ध हो गए कि अरे यार अब इसके बाद क्या बचा जीवन में, और बाद में असली फोटो देखी तो आपको लगा कि बहुत कुछ बचा हुआ है जीवन में अभी। तो ऐसे कुछ वीडियोस मैंने देखे व्हाट्सएप पे, किसी ने भेजा, जैसे मेकअप का वीडियो था, देखे आपने, कि मतलब 7-8 लेयर्स के बाद वो आप पहचान नहीं सकते कि व्यक्ति कौन था और क्या से वो क्या बन गया है। आजकल तो ये भी एक एक्सपर्टीज का इलाका हो गया है ना। इसलिए सही तरीका क्या है, पानी का जग या बोतल हाथ में लेके जब भी किसी से बात करने जाए, पानी 2 लीटर के पानी की बोतल साथ में लेके जाएं, और बात फाइनल होने लगे उससे पहले बोलो देखो लास्ट एक परीक्षा है, ये 2 लीटर बोतल तुम्हारे मुंह पे और तुम मेरे मुंह पे डालो, ताकि तुम्हें भरोसा रहे कि मैं जैसा दिखता हूं मैं दरअसल वैसा ही हूं। तो देख लीजिएगा, मतलब ऐसा कुछ लोग आजकल सावधानी बरतते हैं। तो चित्र दर्शन से अगर प्रेम हो जाए तो ये चौथे प्रकार का प्रेम है। और पद्मावत का प्रेम शुक्ल जी कह रहे हैं चौथे प्रकार का प्रेम है। और फिर कह रहे हैं ये फारसी मसनवियों में होता है, इसलिए इसका प्रेम फारसी किस्म का प्रेम है, हिंदुस्तानी प्रेम नहीं है। इसके प्रेम में हिंदुस्तानी एलिमेंट नहीं आ पाया है। ये सब तो एक संकेत शुरू में उन्होंने किया, इतना संकेत करके हमें लगा बात खत्म हो जाएगी। ये सब संकेत कहाँ किए हैं, एक पुस्तक तो पद्मावत है। जब पद्मावत लिखा और जायसी के और ग्रंथ भी उसमें आते हैं, तो शुक्ल जी को लगा थोड़ी सी भूमिका लिख देते हैं उसके बारे में। तो लिखा जायसी ग्रंथावली की भूमिका। वो भूमिका अगर मैं ठीक याद करूं तो 200-250 पेज के आसपास की भूमिका है। उस भूमिका में सब लिखा हुआ है। तो उस भूमिका के बेस पे मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। तो हमें लगा कि इसके बाद बात खत्म हो जाएगी, बोले नहीं अब तो बात शुरू हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेम हमेशा एक प्रकार का नहीं होता। प्रेम किसी किसी संस्कृति में, सभ्यता में अलग अलग प्रकार का होता है। तो फिर बोले कि अब देखो प्रेम भारतीय भी हो सकता है और फारसी परंपरा का भी हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, एक तरफ कर लीजिए भारतीय प्रेम, क्योंकि आप लोग भारत के हैं ना, कभी उस रास्ते पे जाए तो पहले सिलेबस से मैच कर लीजिएगा कि कहीं कुछ भारतीय ना हो जाए उसके अंदर, वरना फिर सरकार बोलेगी पाकिस्तान का हाथ है इसके अंदर भी। और यदि कभी प्रेम यूरोप में हो जाए तो फिर वहां देखिएगा वहां का सिलेबस क्या है। अभारतीय प्रेम, यहां अभारतीय का मतलब फारसी से है, जो फारसी मसनवियों में प्रेम का ढांचा है उससे है। तो शुक्ल जी ने 3, 4, 5 बातें बता दी हैं जिन बातों के आधार पर तय होता है। भारतीय प्रेम में लोक पक्ष बना रहता है, यहां लोक पक्ष शून्य होता है। पहली बात तो यह है, लोक व्यवहार संलग्न स्वरूप बना रहता है। और यहां पर आप कह सकते हैं लोक निरपेक्ष प्रेम है, दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं है। भारत में नायक नायिका बात करे तो नायक कह रहा है कि मेरे फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम आओगी तो उनकी सेवा हो जाएगी। नायिका कह रही हाँ मैं चाहती हूं कि मैं उनकी सेवा करूं, जल्दी शादी कर लेते हैं ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। ये लोक व्यवहार संलग्न स्वरूप प्रेम का है। लड़की हंस रही है कि ऐसा कोई नहीं चाहता है, बेकार की बात है, मरे फूफा में क्या मतलब है।
तो मैंने ऐसी कल्पना है भारत में ऐसा होता है। और फारस में ये होता है कि लड़का लड़की साथ में, लड़की के भाई ने परेशान किया, लड़की बोलती है भैया को मार दो तुम, प्लीज मार दो। फिर वो नायक लड़की के भाई को जान से मार दे, लड़की बोलती है बहुत अच्छा, अब डिस्टर्ब भी करे कोई हमें। जैसे लैला के भाई को मजनू ने मारा और लैला के उकसाने पर मारा, ये प्रसंग तो दिखता ही है। उसका नाम क्या है, फहद नाम शायद है, ऐसा कुछ नाम है लैला के भाई का। वो जो फिल्म आई थी ना आजा नचले, ध्यान है फिल्म? अरे पहली बार आप इस मामले में कमजोर साबित हुए, पढ़ाई करने लग गई हो क्या? ये क्या हो गया, अपनी मूल मूल प्रतिभा को आप छोड़ रही हैं, ऐसे कैसे होगा? किसने देखी आजा नचले इधर? चलो एक तो है, वरना इस इलाके में फिल्मों को लेकर क्रेज ज्यादा मिलता है। और इधर आजा नचले, वो भी एक ने हाथ खड़ा किया, वो भी लड़की ही है, देखो इधर भी वो लड़की बैठी है। आपने देखी विवेक? हाँ चलो, आपने संभाल लिया, पुरुषों का सम्मान बचा के रखा है। अच्छा गुड। इधर भी, हाँ इधर 3-4 लड़कों ने देखी, वेरी गुड। ऐसे संभालो यार, फिल्मों में भी बराबरी होनी चाहिए ना। ज्ञान में तो आप बराबर नहीं आ पा रहे, फिल्मों में तो आओ कम से कम। तो उस फिल्म में माधुरी दीक्षित का कमबैक हुआ। तो जब कमबैक हुआ तो उसमें एक वो डांस की क्या है, परफॉर्मर है, उसी में अपना करियर बनाना चाहती है। तो उसके अंत में कभी मौका मिले तो आजा नचले के आखिरी 25 मिनट की फिल्म देख लीजिए। उसमें लैला मजनू की कहानी है, उसका नाट्य रूपांतरण है छोटा सा। उसमें यही दृश्य आपको देखेगा कि लैला के भाई की हत्या मजनू कैसे करता है, और उसमें लैला की सहमति कैसे शामिल है, वो प्रसंग उसमें है। बहरहाल पहली बात है कि भारतीय प्रेम लोक पक्ष युक्त होता है। राम ने नव विवाहिता सीता से कहा कि मेरे पापा ने मेरी तीसरी मम्मी को दूसरा वरदान दिया था, और उन्होंने वरदान में मांगा है कि मैं वनवास पर जाऊं, तो हे सीते मुझे वनवास पे जाना होगा। सीता जी कह रही हैं अब पापा ने कहा तो कोई बात नहीं, जाना चाहिए, पर मैं भी चलती हूं। सीता ये नहीं कह रही तुम्हारे पापा की ऐसी की तैसी, ये नहीं कह रही है, क्योंकि लोक व्यवहार संलग्न रूप है। पति पत्नी के प्रेम में समाज भी शामिल है। भाई ठीक है, पापा ने कहा तो ससुर जी ने कहा, सोच समझ के कहा होगा, मानना पड़ेगा। तो ये लोक व्यवहार संलग्न रूप हुआ, और वहां तुम्हारा भाई बीच में आ रहा है, मार दो, निपटा दिया भाई। अब कोई बीच में नहीं आएगा, अब सिर्फ मैं हूं, तुम हो, और कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं। दूसरा जो कहते हैं कि भारतीय प्रेम में विरह में आप आमतौर पे आपको नारियां दिखेंगी, पुरुष नजर नहीं आएंगे विरह में। भारत में विरह में पुरुष डूबा हुआ देखिए बहुत रेयर बात है, साहित्य में तो नजर नहीं आता, जीवन में शायद थोड़ा बहुत होता होगा। और फारसी परंपरा में विरह में पुरुष डूबते हैं। लैला अपने घर में है, मजनू गली गली में फिर रहा है बंजारों की तरह, बाल खुले हुए जंगलियों की तरह है, और एक चोगा पहना हुआ, लिफाफा पहना हुआ है, और लोग उसको देखे पत्थर मार रहे हैं। और लैला अपने घर के छज्जे पर खड़े गाना गा रही है, कोई पत्थर से नाम मेरे दीवाने को, है ना। तो लैला घर में सेफ पोजीशन पे है, अपनी मचान पे खड़ी होकर गाना गा रही है कि मेरे प्रेमी को पत्थर, ये नहीं कि नीचे जाके खुद पत्थर खा ले, मचान पे खड़ी होकर कह रही है कि मेरे प्रेमी को पत्थर से मत मारो, और लोग मार रहे हैं, उनको मजा आ रहा है मारने में। और भारत में नारियों को देखिए, पी 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 की आवाज बेचारी की निकल रही है रात दिन, और रत्न सेन कमबख्त को याद भी नहीं है कि उसकी एक पत्नी चित्तौड़ में रहती है, उसको याद भी नहीं है। इसकी वजह क्या होगी? ये वजह क्या, भारत की नारियां जेनेटिकली ऐसी हैं, आगे पुरुष जेनेटिकली ऐसे हैं, या सोशल कंडीशंस का मामला है? सोशल कंडीशंस। भारत के पुरुष को विरह की बहुत जरूरत नहीं है, उसके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे। जिसके पास ऑप्शंस नहीं है वो विरह में रहता है, जिसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं वो। भारत के पुरुषों के पास ऑप्शंस है का मतलब ये नहीं कि हर पुरुष के पास हमेशा ऑप्शंस है। वो कह रहे कि मेरे पास तो नहीं है। उसके लिए दम होना चाहिए आदमी में, ऐसे थोड़ा होता है, खाली बात करने से नहीं होता, दम होना चाहिए पर्सनैलिटी में। तब मैं आपसे थोड़ा ना कह रहा हूँ, ऐसी उधर देख के बोल रहा हूँ, जिसने भी कहा होगा। तीसरी बात यह है कि भारतीय परंपरा में प्रेम में परिहास होता है, जबकि यहां पर परिहास नहीं होता। शुक्र जी पता नहीं क्यों बोल रहे हैं ऐसी बात, कह रही है कि ना फारसी में होता ना पश्चिमी में होता है। यूरोप और फारस के प्रेम में परिहास समझ रहे ना, हंसी मजाक,
हंसी मजाक में बहुत सीरियस टाइप का प्रेम होता है। तो यहां पर आप लोग हंसी मजाक कर लेते हैं, अगर वहां प्रेम हो जाए बहुत सीरियस रहना है। जैसे प्रेमिका खा रही है, बहुत सारा खा रही है, आप कह दे कि और कितना खाओगी अभी, तो इतने में वहां गड़बड़ हो जाएगी, वहां मजाक नहीं चलता है, बोले कि सीरियस रहो, माई फंडामेंटल राइट, मैं उसको मैं खा सकती है, तुम भी खाओ, आई एम नॉट जोकिंग, मेरा अधिकार है ये, ऐसे कैसे बोल दिया। और भारत में यार मोटी कितना खाएगी, अरे मोटे तू कितना खाएगा, ऐसा चलता है प्रेम प्रेमिका, उसके बिना उनको मजा ही नहीं आ रहा, रोमांच नहीं आ रहा, तो वो चलना भी चाहिए। एक बड़ा अच्छा मजाक है, अच्छा तो क्या टुच्चा सा मजाक है, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से। तो पत्नी गोलगप्पे खा रही थी, पति खिला रहा था, पत्नी खाई जा रही थी। गोलगप्पे खाने में पत्नियों का एक विशेष स्तर है जिसकी गणना करना आसान नहीं होता है ना। 10, 20, 25 हो गए, खाई जा रही है, खाई जा रही है। तो पति ने देखा उसकी तरफ, पत्नी ने पूछा क्या हुआ। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, ना खाऊं, खा लूं क्या और खा लूं क्या। पति बोला नागिन खा ले। नागिन खा ले आराम से। कैसे क्या श्लेष अलंकार बन जाते। श्लेष हुआ कि यमक हुआ, पक्का, क्योंकि एक ही बार शब्द आया ना। हाँ, मेरा महबूब आया है, वैसे वाला है, ठीक। चलिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो देख के लोग क्या सोचेंगे, कितना बड़ा पुरुषवादी व्यक्ति है, ऐसे ऐसे जोक सुनाता है, सोचे तो सोचने। तो गोलगप्पे मुख्य बिंदु नहीं है, मुख्य बिंदु ये है कि हंसी मजाक होता है कि नहीं होता है। भारतीय परंपरा में हंसी मजाक खूब होता है, पति पत्नी को खूब कस के सुनाता है, पत्नी पति को खूब कस के सुनाती है, और दोनों बहुत जिंदा दिल लोग हो ना, तो जब वो दोनों बात करें बाकी लोग दर्शकों को बहुत मजा आता है उस समय, एक दूसरे पे ऐसे ऐसे कमेंट मारते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट। जैसे परसों हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो मेरी पत्नी बता रही थी कि मैंने बहुत दिनों से नॉनवेज खाना बंद कर दिया है। पहले वो नॉनवेज खाती थी भगोस भगोस के, क्योंकि बिहार से है ना, बिहार से है, मिथिला के कल्चर से, वहां नॉनवेज नहीं खाना बुरा माना जाता है, हमारे नहीं खाते। तो हमारी सहमति ये हुई कि भाई तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, अपना अपना है। फिर उनको बाद में हृदय परिवर्तन एचपी हो गया, उनको लगा कि नहीं खाना चाहिए, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है ना, उनकी अपनी भूमिका है, तो उन्होंने खाना बंद कर दिया। तो परसों कोई मांस भक्षी आए हुए थे हमारे घर में, तो उनसे बात चल रही थी, तो उन्होंने पूछा कि भाभी जी आप नॉनवेज नहीं खाती हैं, बहुत दर्द की आवाज से पूछा कि कैसे जीवन जीती हैं फिर आप। तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, मैंने खाना बंद कर दिया, मेरा मन नहीं करता है। तो उन्होंने मेरी ओर देखा इस भाव से कि इसने बंद करवाया होगा। मैंने नहीं नहीं, ये खाली पति का खून पीती है, बाकी कुछ नहीं खाती। अब ये तो हंसी मजाक तो होगा ही, तो पत्नी ने भी जवाब दिया कि हाँ उसी में टेस्ट आता है, बाकी किसी में टेस्ट नहीं आता। तो इसमें ऐसा क्या है। अब ऐसा मजाक भी अगर नहीं हुआ किसी घर में, तो फिर घर कैसे, कितना सीरियस और सैड घर रहता होगा फारसी लोगों का। कभी जाना मत फारसी घर में, बहुत सीरियस हो जाएगा बंदा। तो यहाँ पर परिहास होता है, यहाँ परिहास नहीं होता है। चौथी बात ये हो गई। तीसरी बात, चौथी बात ये है कि भारतीय प्रेमी जो है ना, बहुत भावुक होकर भी व्यावहारिक रहते हैं। एक ठेठ भारतीय प्रेमी से आप कहेंगे ना तारे तोड़ लो, बोले पागल हो क्या, तारे कौन लाता है। और ये अत्यधिक भावुक होने की वजह से अव्यावहारिक हो जाते हैं। नायिका ने इतना ही कहा था, काश मेरे बालों में चांद टंगा होता, और नायक कह रहा मैं भी आता हूं। फिर पता लगा नायक कहीं मरा हुआ मिला, क्योंकि कैसे लाएगा। पर भावुक इतना है कि उसने ठान लिया कि नायिका ने कहा तो लाना ही होगा। अव्यावहारिक आदमी कुछ भी कर देगा अचानक। नायिका ने कहा मेरी खातिर समुद्र में कूद सकते हो, कूद गया, हाँ ना नहीं बोला, कूद गया। फिर उसके बाद 3 लोग और कूदे उसको लाने के लिए, तैरना नहीं आता उसको। फिर आया, पंप करके पानी बाहर निकाला गया, फिर सांस आई, देखा। अब नायक नायिका से बोलो देखा, ऐसे कूद सकता हूं, कहो तो आग में कूदूं अब सूखने के लिए। तो उस तरह का नायक जो होता है ना, वो वहां पाया जाता है। और पांचवा है कि भारतीय प्रेम का आरंभ परिचय से होता है।
प्रेम तो परिचय से शुरू होना चाहिए, इंट्रो से जिसको बोलते हैं ना, इंट्रो से शुरू होना चाहिए। और यहां प्रेम शुरू होता है वही गुण दर्शन या गुण श्रवण, चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन आदि से। ये सारे शुक्ल जी के निष्कर्ष हैं, इन पे बाद में आपत्तियां हुई हैं बहुत सारी, और शुक्ल जी ने ऐसा माना। अब आप ये बताएं कि जो पद्मावत का प्रेम है वो भारतीय है विदेशी, इसके बेस पे देख लेते हैं। पहली बात, जहां तक लोक पक्षी बात है, पद्मावत का प्रेम लोक निरपेक्ष के आसपास तो है, किंतु पूरी तरह से लोक निरपेक्ष नहीं।